अब तीसरी थ्योरीज आती हैं, वो हैं फिजिकल फोर्स थ्योरीज। फिजिकल फोर्स थ्योरीज। अब फिजिकल फोर्स थ्योरीज जो हैं वो कहती क्या हैं वो देखिए। इसमें ये कहा जाता है कि जो फोर्स एसेंट ऑफ सैप के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो फोर्स पहली बात तो एक फिजिकल फोर्स है, और ये फिजिकल फोर्स डेवलप होती है इन दी डेड सेल्स। वाइटल फोर्स थ्योरी कहती है लिविंग सेल्स में, फिजिकल फोर्स थ्योरी कहती है कि जो फोर्स एसेंट ऑफ सैप के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो फोर्स एक फिजिकल फोर्स है, और वो फिजिकल फोर्स डेड सेल्स में बनती है। यानी द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ascent of sap is a physical force which develops in dead cell. Develops in the dead cell. अब यहाँ पर कुछ कैटेगरीज देख ली जाएं फिज़िकल फोर्स थ्योरीज़ की। फिज़िकल फोर्स थ्योरीज़ की पहली कैटेगरी देखिए। पहली कैटेगरी है कैपिलरी फोर्स थ्योरी। कैपिलरी फोर्स थ्योरी सबसे पहले तो ये होगा कि किसने दी है, तो कहते हैं गिवन बाय बोहेम। गिवन बाय, स्पेलिंग पर ध्यान देंगे, बोहेम। तो ये बोहेम द्वारा, एक साइंटिस्ट थे बोहेम, उन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया था सबसे पहले। अब जो है कैपिलरी फोर्स थ्योरी कहती क्या है उसकी बात कर लीजिए। यहाँ पर इसको समझने के लिए हम लोग एक बीकर लेंगे, इस बीकर में पानी है, और इस बीकर में हमने बहुत पतली एक ट्यूब को डिप कर दिया। एक बहुत पतली ट्यूब को हमने इस बीकर में डिप कर दिया। अब ऑब्जर्वेशन ये है कि जब इस बहुत पतली ट्यूब को हम इस पानी से भरे हुए बीकर में डिप करेंगे तो इस ट्यूब के अंदर पानी भरना शुरू हो जाएगा, अपने आप चढ़ेगा पानी। देखिए पानी अपने आप इस ट्यूब के अंदर चढ़ गया। अब अगर कोई ये पूछे कि ये पानी इस ट्यूब के अंदर कैसे चढ़ गया, इस पानी को चढ़ाने वाली फोर्स का क्या नाम है, तो कहते हैं जब किसी पानी से भरे बीकर में आप पतली ट्यूब रखते हैं तो उस ट्यूब के अंदर जो पानी चढ़ जाता है वो पानी चढ़ता है ड्यू टू अ फोर्स कॉल्ड कैपिलरी फोर्स। कैपिलरी फोर्स द्वारा चढ़ता है। अब ये कैपिलरी फोर्स कैसे डेवलप हुई, कहाँ से आई, ये कौन सी फोर्स है, और इसने ये कैसे डेवलप हुई, और इसने डेवलप होने के बाद पानी को ट्यूब में चढ़ा दिया। बहुत ध्यान से देखिए, ये जो कैपिलरी फोर्स है इसके डेवलपमेंट की बात बताई जा रही कि ये अचानक कहाँ से आ गई। तो कहते हैं जब एक पानी से भरे बीकर में आप पतली सी ट्यूब इसमें डालते हैं तो एक समय में दो फोर्सेस एक साथ अराइज करती हैं। एक फोर्स कहलाता है कोहेशन और एक फोर्स कहलाता है एडहेशन। पहले तो साधारण मीनिंग देखें, जो नॉर्मल मीनिंग है प्लांट से हटाकर या इस केस से हटा के। कोहेशन का मतलब होता है फोर्स बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स।
force between similar molecules. Force between similar molecules. और एडहेशन का मतलब होता है फोर्स बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर सिमिलर मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, वो देखा जाए। अब यहाँ पर कोहेशन पर ध्यान दिया जाए। तो जब इस पानी से भरे बीकर में ये ट्यूब डाल दी जाएगी तो कोहेशन फोर्स डेवलप होगी। अब कोहेशन फोर्स क्या है? फोर्स बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर सिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। सिमिलर मॉलिक्यूल्स को आपको समझना है किसके इक्विवेलेंट? वाटर मॉलिक्यूल्स के। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इन वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स डेवलप होगी, इसे हम कहेंगे कोहेशन फोर्स। साथ में जो ये वाटर मॉलिक्यूल हैं और ये जो ट्यूब पतली सी है, इसकी इनर वॉल पर जो इसके मटेरियल यानी जिस चीज़ से बनी है उसके मॉलिक्यूल्स होंगे। तो पानी और इसकी इनर वॉल पर प्रेजेंट इसके मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी फोर्स लगेगी। ये फोर्स होगी पानी और दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच में, यानी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में। यानी कौन सी फोर्स हो जाएगी? एडिशन फोर्स। तो यहाँ पर डिफरेंट मॉलिक्यूल अगर कहा जाए कि भाई डिफरेंट मॉलिक्यूल्स क्या हैं इस केस में, तो कहेंगे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हैं वाटर मॉलिक्यूल्स and molecules of the thin tube, जो पतली सी ट्यूब है इसके मॉलिक्यूल्स और पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रही है वो एडहेशन है। अब जब इस पानी से भरे बीकर में आपने ट्यूब डाली तो कोहेशन भी आ गया, एडहेशन भी। दोनों ने मिल के एक नई फोर्स को जन्म दिया, जिस फोर्स की वजह से पानी इस पतली ट्यूब में ऊपर की तरफ चढ़ गया। उस फोर्स को ही हम क्या कहते हैं? कैपिलरी फोर्स। ठीक है, तो कैपिलरी फोर्स ये होती है। अब जो कैपिलरी फोर्स है वो किस तरह से यहाँ पर कैपिलरी फोर्स थ्योरी प्लांट के अंदर एसेंट ऑफ सैप को एक्सप्लेन करती है वो देखिए। जो साइंटिस्ट है बोहेम, इनका कहना ये है कि जो प्लांट के अंदर जाइलम वेसल्स होती हैं, जाइलम वेसल्स, ये थिन ट्यूब्स की तरह होती हैं और थिन ट्यूब्स की तरह होती हैं इस वजह से कैपिलरी फोर्स के कारण इन जाइलम वेसल्स में पानी ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। ये थ्योरी ये कहती है कि जो जाइलम वेसल है बिल्कुल थिन ट्यूब की तरह बिहेव करती हैं और जिस तरह थिन ट्यूब में पानी ऊपर की तरफ चढ़ जाता है उसी तरह जाइलम वेसल्स में भी पानी ऊपर की तरफ कैपिलरी फोर्स के कारण चढ़ जाते हैं। अब हम लोग इसके ड्रॉबैक्स पे आएंगे कि भाई ये थ्योरी एक्सेप्ट क्यों नहीं की गई, क्या प्रॉब्लम्स हैं इस थ्योरी के साथ कि इस थ्योरी को मान्यता नहीं मिली। तो पहला पार्ट जो इसका है जो इम्पॉर्टेंट है, या पहला ड्रॉबैक जो है वो इम्पॉर्टेंट है इसका, कि जो जाइलम वेसल होती है इसका एवरेज डायमीटर, एवरेज डायमीटर ऑफ जाइलम वेसल्स ये लगभग देखा गया 30 माइक्रोमीटर। और इतने डायमीटर की कोई ट्यूब प्रैक्टिकली पानी को केवल और केवल 1 मीटर तक ही चढ़ा सकती है। यानी अगर हम प्रैक्टिकली 30 माइक्रोमीटर की कोई ट्यूब ले लें और उसे पानी से भरे बीकर में रख दें तो उसमें पानी कितनी दूर तक मैक्सिमम चढ़ेगा? केवल 1 मीटर तक। और ट्रीज तो अभी हम लोग बात कर चुके हैं, 30 मीटर से ऊपर लंबे लंबे पेड़ होते हैं। तो 30 मीटर से ज़्यादा हाइट वाले ट्रीज़ में, प्लांट्स में
ये थ्योरी यानी कैपिलरी फोर्स थ्योरी एसेंट ऑफ सैप को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि ये तो केवल उन्हीं प्लांट में एसेंट ऑफ सैप को एक्सप्लेन कर सकती है जिसकी हाइट 1 मीटर या इससे कम। तो टॉल ट्रीज में तो इसका कोई एप्लीकेशन ही नहीं। दूसरा पार्ट इसका देखिए, कैपिलरी फोर्स डेवलप होने के लिए ये ज़रूरी है कि जो थिन ट्यूब है वो पानी के डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, जबकि प्लांट में ऐसा नहीं होता। प्लांट में जिसे आप थिन ट्यूब कह रहे हैं यानी जाइलम वेसल, वो प्लांट के अंदर होती है, और जो पानी है यहाँ पर, जिस पानी को हमने बीकर में दिखा रखा है, ये पानी सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है। यानी प्लांट में जाइलम वेसल्स सॉइल में प्रेजेंट पानी के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती। तो जब ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है ही नहीं, तो इसके अंदर कैपिलरी फोर्स के कारण किसी प्रकार का पानी नहीं चढ़ेगा। तीसरा कारण, जिम्नोस्पर्म ऐसा ग्रुप है, हम लोग एनाटॉमी में भी पढ़े हुए हैं कि जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट का ग्रुप है जिसमें वेसल्स एब्सेंट होती हैं, वेसल्स ही नहीं है। यानी इस थ्योरी ने जिस कंपोनेंट को थिन ट्यूब माना था वो जाइलम वेसल्स प्रेजेंट ही नहीं। तो जब यहाँ पर ट्यूब्स ही नहीं हैं, तो अल्टीमेटली इसमें एसेंट ऑफ सैप कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी फोर्स थ्योरी। ये तीसरा ड्रॉबैक है। और सबसे लास्ट ड्रॉबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखिए कि इस थ्योरी के हिसाब से अगर माना जाए कि थिन ट्यूब के वजह से ही पानी ऊपर चढ़ता है, तो इसका मतलब जितना ज़्यादा ट्यूब पतली होगी पानी उतना ज़्यादा ऊपर चढ़ेगा। यानी ट्यूब जितनी पतली होगी पानी उतना ज़्यादा ऊपर चढ़ेगा, और ट्यूब जितनी चौड़ी होगी पानी उतना कम ऊपर चढ़ेगा। तो इस थ्योरी के हिसाब से तो ऐसा ही लगता है कि जो बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसके अंदर जाइलम वेसल्स बहुत ज़्यादा छोटे डायमीटर की होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि कम डायमीटर की होनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि जितने भी टॉल ट्रीज़ हैं सब में जो वेसल्स पाई जाती हैं वो थिन डायमीटर की नहीं होती हैं बल्कि ब्रॉड डायमीटर की होती हैं। और डायमीटर जितना ज़्यादा होगा कहते हैं पानी उसमें उतना ही कम चढ़ेगा, कम हाइट तक चढ़ेगा। तो फिर टॉल ट्रीज़ में कैपिलरी फोर्स थ्योरी की मदद से एसेंट ऑफ सैप को एक्सप्लेन करना मुश्किल है। ये सबसे लास्ट ड्रॉबैक है किसका? कैपिलरी फोर्स थ्योरी का। सेकंड फिजिकल फोर्स थ्योरी देखिए, वो है इम्बाइबिशन फोर्स थ्योरी। इम्बाइबिशन फोर्स थ्योरी पहले तो देख लिया जाए भाई किसने दी है ये। तो इट वॉज गिवन बाय सैक, गिवन बाय सैक। तो सैक द्वारा दी गई थ्योरी है ये। अब ये थ्योरी क्या है उसे देखिए। मतलब ये थ्योरी मोस्ट रिजेक्टेड थ्योरी है, इसका कोई ख़ास रोल ही नहीं है। ये है क्या वो देखिए। यहाँ पर हम एक जाइलम वेसल ले रहे हैं, ये एक जाइलम वेसल है। ये थ्योरी ये कहती है कि जो प्लांट में जाइलम वेसल होती है इसकी इनर वॉल पर, अंदर की तरफ इसकी इनर वॉल जो है ये नेगेटिवली चार्ज्ड होती है। यहाँ पर हाइड्रोकोलॉइड्स पाए जाते हैं और नेगेटिवली चार्ज होती है। अब हमें पता है जहाँ हाइड्रोकोलॉइड्स होंगे और नेगेटिवली चार्ज होंगे वहाँ एक प्रोसेस दिखाई देगा, उसे कहते हैं इम्बाइबिशन। तो ये थ्योरी ये कहती है कि जो जाइलम वेसल्स हैं इनकी इनर वॉल चार्ज्ड है और इस पर हाइड्रोकोलॉइड्स पाए जा रहे हैं। अब इन वॉल्स पर पानी चिपक जाता है और अल्टीमेटली इम्बाइबिशन की मदद से ऊपर की तरफ चढ़ता चला जाता है। और ये थ्योरी ये भी कहती है कि
जो जाइलम वेसल हैं इसकी वॉल रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द एसेंट ऑफ सैप। इसके ल्यूमन से, यानी जो इसके बीच में खाली जगह है, इसमें से कोई पानी नहीं जाता। अगर आप किसी प्लांट के तने को काट के देखें तो आपको साफ दिखाई देगा कि जाइलम वेसल्स में से ही पानी निकलता नज़र आता। और ये थ्योरी ये कह रही है कि जाइलम वेसल का जो ल्यूमन है उसमें पानी होता ही नहीं, जबकि जाइलम वेसल के ल्यूमन में पानी भरा होता है। तो ये इसका ड्रॉबैक है, जिसके वजह से इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। ये बात हो गई इम्बिबिशन फोर्स थ्योरी की। अब लास्ट में हम लोग आते हैं सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी, जिसे हम लोग नाम देते हैं ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। ट्रांसपिरेशन ये फिज़िकल फोर्स थ्योरीज़ का तीसरा पार्ट है। ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है टू एक्सप्लेन एसेंट ऑफ सैप। ट्रांसपिरेशन थ्योरी का एक और नाम है, पहले उसको डिस्कस कर लिया जाए। कहते हैं ऑल्सो नोन एज कोहेशन टेंशन थ्योरी। also known as cohesion tension theory। दूसरी बात, इसे देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? गिवन बाय डिक्सन एंड जॉली। डिक्सन एंड जॉली। अब आते हैं हम लोग जो ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी है उसके पूरे एक्सप्लेनेशन पर। अब ये थ्योरी क्या कहती है? ये कहती है कि जो ट्रांसपिरेशन है वही मेन कॉज है फॉर एसेंट ऑफ सैप। और कहा यह जाता है कि जो ट्रांसपिरेशन द्वारा एसेंट ऑफ सैप होता है, यानी इस थ्योरी के हिसाब से तो यही है कि भाई ट्रांसपिरेशन ही वो कॉज है जो एसेंट ऑफ सैप करा रहा है। तो कहा जाता है कि ट्रांसपिरेशन द्वारा जो एसेंट ऑफ सैप होता है ये मेनली डिपेंड करता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर मतलब ट्रांसपिरेशन ड्रिवन ascent of sap is mainly dependent on physical properties of water। तो ट्रांसपिरेशन द्वारा जो एसेंट ऑफ सैप होता है वो पूरी तरह से किस पे निर्भर कर रहा है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। अब कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जिस पे ये डिपेंड कर रहा है? तो हम पहली फिजिकल प्रॉपर्टी लेंगे वाटर की, जिस पे ट्रांसपिरेशन द्वारा जो एसेंट ऑफ सैप हो रहा है वो डिपेंड करता है। अब पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है कोहेशन। तो पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग कि म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। तो ये एक्चुअल में क्या है? म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर
मॉलिक्यूल्स। दूसरी प्रॉपर्टी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वाटर की वो है एडहेशन। इसको भी अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड polar wall of ट्रैकियरी एलिमेंट। एनाटॉमी में लोग पढ़ चुके हैं कि ट्रैकियरी एलिमेंट मतलब होता है ट्रैकिड्स प्लस वेसल्स। ट्रैकिड्स और वेसल्स दोनों को मिलाकर कहा जाता है ट्रैकियरी एलिमेंट्स। तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी अभी तक डिस्कस नहीं की है, उसको बहुत ध्यान से देखिए। ये है सरफेस टेंशन। फिजिक्स वाले तो इसका मतलब जानते ही हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। बायो में से किस तरह से यहाँ एक्सप्लेन किया जाएगा वो देखा जाएगा। कहा जाता है वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लिक्विड स्टेट में फोर्स गैसियस स्टेट के मुकाबले ज़्यादा होती है। यानी जब वाटर लिक्विड स्टेट में है तो उस समय वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच की जो फोर्स है, मान लेते हैं F1 है, और जिस समय वाटर गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है उस समय इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाली फोर्स F2 है। तो कहा जाता है लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली फोर्स गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाली फोर्स से ज़्यादा होता है ना। इसी को हम लोग कहते हैं सरफेस टेंशन। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है सरफेस टेंशन। तो लिक्विड स्टेट में हमेशा वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स गैसियस स्टेट के मुकाबले ज़्यादा लगेगी। अब इन तीन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से लिविंग सिस्टम में यानी एसेंट ऑफ सैप में क्या फ़ायदा होता है वो देखा जाए। तो जब वाटर में ये तीनों फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एक साथ प्रेजेंट हैं तो इन तीनों फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से वाटर के अंदर आ जाती है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब क्या है? जैसे मान लेते हैं ये एक सब्सटेंस है, मटेरियल है, इसको हम खींच रहे हैं इस तरह से और ये बीच में ब्रेक ना करे। यानी जब भी किसी चीज़ को खींचा जाए और वो टूटे ना, तो इसे कहा जाता है कि उसके अंदर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है। तो पहली बात तो हो गई कि वाटर में इन तीन प्रॉपर्टीज़ की वजह से क्या आ गया, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। और दूसरी चीज़, वाटर में इन तीन प्रॉपर्टीज़ के वजह से आ गई कैपिलैरिटी, मतलब वो प्रॉपर्टी जिसके कारण पानी पतली ट्यूब्स में अपने आप ऊपर चढ़ जाता है। तो इन तीन प्रॉपर्टीज़ की वजह से वाटर में दो कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, जिसको हमने कहा हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ और दूसरा कैपिलैरिटी। अब हम लोग फिर से वो वाला डायग्राम बनाएंगे और उसकी मदद से हम लोग एसेंट ऑफ सैप को इस थ्योरी के हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे। ये सॉइल सरफेस है, ये हमने बना लिया है। स्टेम, यहाँ पर हमने एक लीफ बना ली है इससे जुड़ी हुई। ये हमने यहाँ पर रूट बनाया है और ये तो पुराना हो गया हम लोग का, क्या है भाई, रूट है। ठीक, अब इसके अंदर हम लोग बनाएंगे जाइलम चैनल्स। अब देखिए,
ये वाला पार्ट क्या है, जाइलम चैनल ऑफ रूट। ये वाला जो ऊपर वाला भाग है ये क्या है, जाइलम चैनल ऑफ शूट। और ये वाला क्या है, जाइलम चैनल्स ऑफ लीफ। और देख लीजिए कि सारे जाइलम चैनल्स इंटरकनेक्टेड हैं। तो जो जाइलम चैनल्स हैं रूट के, स्टेम के, लीव्स के, दे आर ऑल कनेक्टेड। तो सबसे पहले पॉइंट तो ये लिख लेना चाहिए कि जाइलम चैनल्स ऑफ रूट, जो दिख रहा है साफ साफ, स्टेम एंड लीव्स आर कनेक्टेड, सब कनेक्टेड। अब इन सारे जाइलम चैनल्स में, चाहे लीफ का हो, स्टेम का हो, रूट का हो, सब में भरा हुआ है पानी। वाटर इसमें सब जगह भरा हुआ है। तो हम सारी जगह पर भर देते हैं पानी। ये रूट के जाइलम चैनल्स में पानी भरा, ये हम स्टेम के जाइलम चैनल्स में पानी भर रहे हैं, और ये हम लीफ के जाइलम चैनल्स में पानी भर रहे हैं। और आप देख लीजिए कि सबके जाइलम चैनल्स इंटरकनेक्टेड हैं और सब में पानी भरा हुआ है। अब इन तीन प्रॉपर्टीज़ के वजह से वाटर में आ चुकी थी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसीलिए ये जो पानी हर जगह भरा हुआ है, ये पानी का कॉलम कहीं पर भी ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि वाटर में इन तीन प्रॉपर्टीज़ की वजह से हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ आ गई, जिसके वजह से जितना वाटर कॉलम है सब कंटिन्यूअस होगा, ये बीच में कहीं पर भी ब्रेक नहीं करेगा। अब होगा क्या वो देखिए, ये एटमॉस्फेयर है। हम लोग पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन में लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि एटमॉस्फेयर में पानी सब स्टोमेटल स्पेस से बाहर चला जाता है ट्रांसपिरेशन के कारण। दोबारा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम कह चुके हैं वहाँ। तो यहाँ पर सब स्टोमेटल स्पेस से एटमॉस्फेयर में पानी चला जाता है, इसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अब सब स्टोमेटल स्पेस में पानी की कमी हो जाती है, यानी वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है, तो ये नियर बाई सेल से पानी को खींचता है। जब नियर बाई सेल से पानी को खींचा जाएगा तो अल्टीमेटली नियर बाई सेल्स में वाटर पोटेंशियल कम होगा और फिर वो पानी को खींचेंगे मीज़ोफिल सेल्स से। अब मीज़ोफिल सेल्स के अंदर वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा, तो ये पानी खींचेगा फ्रॉम जाइलम वेसल्स ऑफ लीव्स, जाइलम वेसल्स ऑफ लीफ। अब ये जो जाइलम वेसल्स हैं लीफ की, यहाँ वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा, तो ये अल्टीमेटली पानी को खींचेगा फ्रॉम जाइलम वेसल्स ऑफ स्टेम। अब यहाँ पर वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा, तो ये पानी खींचेगा फ्रॉम जाइलम वेसल्स ऑफ रूट, है ना। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आप देखिए कि एक तरह से एक पुल, एक तरह से खिंचाव पैदा हुआ है, जिसने पानी को नीचे से ऊपर की तरफ क्या कर लिया है, खींच लिया है। ये जो लिफ्टिंग हो रही है वाटर कॉलम की प्रेजेंट इन जाइलम चैनल्स, इसी को हम कहते हैं, ये जो उठाया जा रहा है जाइलम चैनल्स में से पानी, इसी लिफ्टिंग ऑफ वाटर को हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। तो ये जितना भी खिंचाव पैदा हुआ है इसको कहा जाता है ट्रांसपिरेशन पुल। दिस लिफ्टिंग ऑफ वाटर इज नोन एज ट्रांसपिरेशन पुल। अब आगे आते हैं हम लोग। ट्रांसपिरेशन पुल जो है, ट्रांसपिरेशन पुल जो है यहाँ पर, वो पानी को प्रैक्टिकली देखा गया है कि 130 मीटर तक खींच सकता है। तो सोचिए एक प्लांट पे कितनी लीव्स होती हैं, उन लीव्स में कितने मीज़ोफिल सेल्स होते हैं, तो ये जो ट्रांसपिरेशन पुल है ये कितना ज़्यादा डेवलप होता होगा। इसकी वजह से 130 मीटर तक पानी चढ़ सकता है। तो
अर्थ पर जो टॉलेस्ट ट्री नोन है उसकी हाइट भी इतनी नहीं है, तो ये टॉलेस्ट ट्री में भी एसेंट ऑफ सैप को एक्सप्लेन कर सकता है, इसीलिए इसे मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी कहते हैं। अब एसेंट ऑफ सैप कितनी रफ्तार से होता है, यानी रेट ऑफ एसेंट ऑफ सैप। रेट ऑफ एसेंट ऑफ सैप, ये इंपॉर्टेंट है, डेटा है, इसको ज़रूर लिखिए। 15 मीटर, 15 मीटर पानी ऊपर चढ़ जाता है कितनी देर में? 1 घंटे में, 15 मीटर पर आवर। अब इसके आगे एक कॉन्सेप्ट है इससे जुड़ा हुआ, वो देख लिया जाए। फिर से उसी डायग्राम को हम रिपीट कर रहे हैं। पता है आपको क्या बना रहे हैं इसमें? एक केस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आता है, वो डिस्कस कर लिया जाए कि अगर ट्रांसपिरेशन रेट बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी प्लांट से पानी का लॉस बहुत तेज़ हो जाए, बहुत गर्मी के दिन है, मान लेते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो ट्रांसपिरेशन जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऊपर ट्रांसपिरेशन का रेट हमने आपको बताया 15 मीटर, एसेंट ऑफ सैप का रेट बताया, तो ऊपर आपको ट्रांसपिरेशन रेट की बात यहाँ कर रहे हैं। ट्रांसपिरेशन रेट इज़ वेरी हाई। तब ऐसे केस में क्या होगा? अगर पानी का लॉस एरियल पार्ट से बहुत ज़्यादा होने लगा, तब उस केस में क्या होगा? जो पानी जाइलम चैनल्स के अंदर भरा था, उस पानी के बीच में गैप आ जाएगा। जैसे ये पानी भरा हुआ है, यहाँ पर हम एक बना दें, पानी ये भरा हुआ है, और देखिए ये भरा, अब हमने कंटिन्यूअस नहीं दिखाया, देखिए यहाँ पर बीच में खाली जगह आ गई, क्योंकि ट्रांसपिरेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो इसके वजह से जाइलम चैनल्स में भरा हुआ जो पानी है उसका कॉलम ब्रेक कर गया और बीच बीच में एयर स्पेसेस आ गए। ये एयर स्पेसेस कहलाते हैं कैविटीज़, और इस प्रोसेस को जिसके वजह से कैविटीज़ डेवलप हों, इसे कैविटेशन कहते हैं। तो मतलब हायर ट्रांसपिरेशन रेट हुआ तो कैविटेशन डेवलप हो जाएगा, और अगर कैविटेशन डेवलप हुआ तो कैविटेशन के वजह से रेट ऑफ एसेंट ऑफ सैप इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? कहते हैं एसेंट ऑफ सैप डिक्रीज कर जाएगा। भाई जब बीच बीच में एयर आ गई तो पानी उतनी तेज़ी से ऊपर उठ ही नहीं पाएगा, तो एसेंट ऑफ सैप डिक्रीज कर जाएगा। तो ये दिन के समय है जब बहुत ज़्यादा गर्मी है, ट्रांसपिरेशन रेट नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो गया। अब दिन में क्या हुआ कि ऐसे केस में जहाँ ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे कैविटीज़ डेवलप हो गई। अब शाम हो गई, जब रात होगी तो वहाँ धूप होगी नहीं, ट्रांसपिरेशन रेट घट जाएगा। जब ट्रांसपिरेशन रेट घटेगा तो वाटर जो एब्जॉर्ब होगा रूट में, वो जाके कलेक्ट कर जाएगा रूट में पाए जाने वाले जाइलम चैनल्स में, इकट्ठा हो जाएगा। ये देखिए, और हमें पता है कि जब भी रूट के जाइलम चैनल्स में पानी इकट्ठा होता है तो यहाँ पर एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होता है, और ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहलाता है रूट प्रेशर, और ये पानी को ऊपर की तरफ क्या करता है? पुश करता है। तो रात के समय रूट प्रेशर डेवलप होगा, और रूट प्रेशर की वजह से पानी ऊपर पुश किया जाएगा, और पुश करने की वजह से ये जो कैविटीज़ बीच में बनी थी ये अपने आप फिल हो जाएंगी, तो कैविटेशन रात में गायब हो जाएगी। तो रूट प्रेशर को आप कैविटेशन रिमूव होने में यूज़ कर सकते हैं कि कैसे प्लांट में कैविटेशन को समाप्त कर देता है रूट प्रेशर।
रूट प्रेशर एसेंट ऑफ सैप के लिए तो पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल नहीं, खासतौर से टॉल ट्रीज़ में, लेकिन फिर भी टॉल ट्रीज़ में इसका एक रोल ये बताया जा सकता है कि टॉल ट्रीज़ में जब दिन के समय ट्रांसपिरेशन रेट बहुत हाई होता है तो उस समय कैविटेशन डेवलप होता है। यही रूट प्रेशर रात के समय इन टॉल ट्रीज़ में कैविटेशन को समाप्त कर देता है और अल्टीमेटली एसेंट ऑफ सैप को बढ़ा देता है। So this is all about ascent of sap. In next class we will start with another part of this chapter, that is transpiration. Thank you.